नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max में मॉडिफायर्स के बारे में। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो के अंदर हमने 3D Max में स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है जिनके थ्रू हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि हमारे बेसिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं आते हैं। तो ऐसी शेप्स को क्रिएट करने के लिए 3D Max के अंदर प्रोवाइड होते हैं मॉडिफायर्स, जिसके थ्रू हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कुछ अदर शेप्स के अंदर। तो आज हम 5 ऐसे इजी मॉडिफायर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थ्रू हमारी मॉडलिंग काफी आसान हो जाएगी और काफी कम टाइम के अंदर हम ऑब्जेक्ट में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। तो सबसे पहले मॉडिफायर को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में अवेलेबल किसी एक ऑब्जेक्ट को, और इसको मैंने टॉप पे क्रिएट कर दिया। इसको साइज अमाउंट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हो, और नीचे इसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं सेगमेंट्स। जैसे कि मैं इसका साइज रख लेता हूं 50 इंचेस बाय 15 इंचेस बाय 200 इंच, और नीचे सेगमेंट्स दे दिए 10 बाय 10 बाय 40। तो कुछ इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब लास्ट टाइम मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, लेकिन उसमें सेगमेंट्स हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बताए थे कि कहाँ पे यूज करा जाता है। तो 3D Max के अंदर जब हम मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे मॉडिफायर्स के अंदर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है सेगमेंट की, और उन सेगमेंट्स के बिना मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट मॉडिफायर पर हम जाते हैं। यहाँ पर हम मॉडिफायर के अंदर जाएंगे, देन लिस्ट में सर्च करेंगे पहला मॉडिफायर जिसका नाम है टी से ट्विस्ट। ये ट्विस्ट मॉडिफायर आ चुका है। इसके अंदर फर्स्ट आता है एंगल। एंगल को अगर मैं इंक्रीज करूं तो आप देख सकते हो प्रोस्पेक्टिव व्यू में कि कैसे आपका ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट ट्विस्ट हो पा रहा है। यहाँ पर आपको टॉप पे दिखाई दे रहा होगा बॉक्स के अलावा यहाँ पे एक ट्विस्ट का पैनल अलग से ऐड हो चुका है। अगर मैं बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो आपको बॉक्स की प्रॉपर्टीज दिखाई देगी, और अगर मैं ट्विस्ट पे क्लिक करूंगा तो ट्विस्ट की प्रॉपर्टीज दिखाई देगी। बॉक्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल कि मैं ट्विस्ट अप्लाई करता हूँ लेकिन मैं सेगमेंट नहीं रखना चाहता, तो क्या होता अगर मैंने यहाँ पे सेगमेंट रखते 1 बाय 1 बाय 1 यानी कि मिनिमम सेगमेंट रखता, तो ट्विस्ट कुछ इस टाइप का होता। सेगमेंट में या एंगल के अंदर मैं कुछ भी चेंजेस करूं, यहाँ पे जो ट्विस्ट में जो फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए थी वो अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 बाय 10 बाय 40। तो यहाँ पे सेगमेंट मैंने क्रिएट कर दिया है ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ट्विस्ट के अंदर चले गए। यहाँ पर अब मैं अमाउंट बढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि कितनी क्लियरिटी के साथ अब यह ऑब्जेक्ट बैंड हो पा रहा है। इसके अगर मैं ऑब्जेक्ट को डीसिलेक्ट कर दूं तो आप देख पाओगे कि लग ही नहीं रहा है कि ये एक बॉक्स हो सकता है। अब इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें आती है, फर्स्ट तो इसमें एंगल था, सेकंड इसके अंदर आता है बेस। बेस को अगर मैं नीचे या ऊपर करता हूं तो इसमें एक ऐसी रेंज क्रिएट हो रही है, जैसे कि डिसलेक्ट करने पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे का जो बेस है वो बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है, और ऊपर जो ट्विस्ट है वो काफी इफेक्टिव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके बेस को वापस से मैं 0 कर दूंगा। अब इसके बाद आते हैं 3 एक्सिस। ट्विस्ट के अंदर पहला एक्सिस एक्स है जो कि कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट आपको दिखाएगा। अगर मैं वाई एक्सिस के अंदर क्लिक करता तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है, यानी कि सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। और Z जो कि मैं ऑलरेडी यूज कर रहा था उसमें ट्विस्ट की अमाउंट कुछ ऐसी है। तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि कहां पर कौन सी अमाउंट सही इस्तेमाल होने वाली है। देन इसके बाद इसमें आती है लिमिटेशन। लिमिट इफेक्ट अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो एंगल तो मैंने अप्लाई करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं लिमिट अपर का इस्तेमाल करूं तो क्या चेंजेस दिखाई देंगे, यहाँ पे नीचे से आप देख पा रहे हो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर तक बेंड होता जा रहा है धीरे धीरे, यानी कि ऊपर का एरिया हमारा फ्लैट है और नीचे से इसकी बैंड इंक्रीज हो रही है ऊपर की साइड। तो ये होता है अपर लिमिट के लिए। ऐसे ही सेम आपको लोअर लिमिट भी दिखाई देगी, इसको भी हम इंक्रीज करेंगे तो नीचे से भी हमारा बेस फ्लैट होता जाएगा। अब मान लो कि ऊपर से हमने फ्लैट रखना है और नीचे से फ्लैट रखना है, सिर्फ बीच में ट्विस्ट दिखाना है, तो सिंपल हम यहाँ पर अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे।
तो कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट हमारा दिखाई दे रहा है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जो कि हम अमाउंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अपने ट्विस्ट ऑप्शन के अंदर। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा रेडी। अब मैं क्या करता हूँ, इसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी ले लूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा, देन ड्रैग करूंगा इस ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे कॉपी रखूंगा, देन ओके, और ट्विस्ट को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं जिसका नाम है बैंड। बैंड के लिए हम बी प्रेस करेंगे और फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही हमारा आएगा बैंड का। इस पे क्लिक करते हैं और इसमें भी आपको सेम वही प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है जो कि ट्विस्ट के अंदर थी। तो इसमें देखते हैं कि एंगल चेंज करने पर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का। तो बैंड की अमाउंट को हमने बढ़ा दिया। इसके अलावा दूसरा आता है इसमें डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के थ्रू देखो पूरा का पूरा वार्म अप हो रहा है इस बॉक्स का, और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इसके सेगमेंट पे डिपेंड करती है। अगर सेगमेंट बिल्कुल कम रखेंगे तो ये इस टाइप का फ्लेक्सिबल वर्क नहीं करेगा। जितने ज्यादा सेगमेंट होंगे उतना ही बेटर, बट डिपेंड ये करता है कि कहां पर सेगमेंट देने चाहिए और कहां पर नहीं। अगर प्रॉपर आप मॉडलिंग करने जा रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई एक ऑब्जेक्ट बनाने का काम नहीं करते हो। जब हम कोई इंटीरियर बनाएंगे या कोई रूम डेकोरेट करेंगे और उसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट और कई सारे मॉडिफायर्स का इस्तेमाल होएगा, तो आपके ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है, जो पॉलीगन्स है, वो मिलियंस के अंदर चले जाएंगे और इसी से ही हमारी फाइल बाद में हैवी हो जाती है जब हम उसमें टेक्सचर और इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे मेन हमें तैयारी यही करके रखनी है कि स्टार्टिंग में ही जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कोशिश करो कि जितने सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतने ही सेगमेंट्स हम अप्लाई करें अपने ऑब्जेक्ट पर। तो इसके अंदर जैसे मैंने बैंड अप्लाई करा हुआ है, मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूं कि इसी बैंड को अगर मैं किसी और ऑप्शन के अंदर देखूंगा तो मुझे कौन कौन से सेगमेंट इसमें लेस करने चाहिए। मैं बॉक्स के अंदर चले जाता हूं, यहाँ पे लेंथ सेगमेंट है, लेंथ सेगमेंट मैंने कर दिया 1 मिनिमम। मेरा ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। और ऐसे ही विड्थ सेगमेंट मैंने कर दिया मिनिमम, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसके अंदर मेनली रिक्वायरमेंट किस चीज की थी? बैंड के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट थी हाइट सेगमेंट की। यहाँ पर हमने हाइट सेगमेंट में सेगमेंट दिए हुए हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उस डायरेक्शन में बैंड हो सके जिस डायरेक्शन की हमने मॉडिफिकेशन देनी है। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपको पता होना चाहिए कि कहां पर आप स्पेस बचा सकते हो। अब इसके बाद बैंड के अंदर वापस से चले जाते हैं, इसमें भी एक्सेस आते हैं एक्स। अब ये एक्स एक्सेस में क्यों ठीक से वर्क नहीं कर रहा है? क्योंकि एक्स एक्सेस के अंदर इसको सेगमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती। तो यहाँ पे मैं 10x10 अब सेगमेंट दे देता हूँ। तो अब आप कुछ क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसे बैंड हो रहा है। देन वाई एक्सेस के अंदर कुछ इस टाइप से बैंड हो रहा है। यहाँ पे एंगल हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और डायरेक्शन हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद लिमिटेशन आती है, Z पे मैं वापस से क्लिक कर देता हूं और लिमिट चेक करता हूं। इसमें लिमिट इफेक्ट ऑन कर दिया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली बैंड हो गया एक ही डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसकी अपर लिमिट को बढ़ाता हूँ तो आप देखोगे कैसे धीरे धीरे फ्लोरिंग हो रही है और धीरे धीरे हमारा ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठता जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर। मैं इसी की एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट हमारा दिखाई दे। अब इसके अंदर कुछ मैं डायमेंशन में चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे 100x100 इसका साइज में दे देता हूँ और 200 इसकी हाइट है। यहाँ पे सेगमेंट दे देता हूँ 20x20x40। तो आप देख पा रहे हो कि पूरी स्क्वायर शेप्स दिखाई दे रही है इस सेगमेंट्स की। अब इसके अंदर मैं एक मॉडिफायर अप्लाई करने वाला हूँ जिसका नाम है मेल्ट। तो M प्रेस करेंगे, दोबारा M और बार बार M प्रेस करते रहेंगे जब तक हमें मेल्ट नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे मेल्ट हमें मिल चुका है। अब इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स आपको दिखाई देगी। फर्स्ट अमाउंट को इंक्रीज करके देखते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट पिघलना स्टार्ट हो गया कुछ इस टाइप से। अब इसके अंदर मेल्ट में भी कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि नीचे इसमें स्प्रेड अमाउंट दिखाई दे रही है, परसेंटेज ऑफ मेल्ट। इसे हम कम रख सकते हैं, ये ज्यादा रख सकते हैं। स्प्रेड परसेंटेज में आपको बताता हूं कि किस लिए इस्तेमाल करी जाती है। मोस्टली कई सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि मेल्ट होते टाइम फैलते हैं या एक्सपेंड हो जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम कप केक बनाते हैं तो मेल्ट होने के साथ साथ यानी कि पकने के साथ साथ वो एक्सपेंड भी होता है, तभी जाके वो सॉफ्ट बनता है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग स्प्रेड अमाउंट होती है जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो ये तो बाय डिफॉल्ट आइस का इसमें ऑप्शन अप्लाई हुआ है। देन ग्लास को अगर हम मेल्ट करते तो इस तरह से ऊपर नोक निकल जाती। जेली को अगर हम मेल्ट करते तो इस टाइप से अंदर पहले ये डीप हो जाता, देन बाहर का ऑब्जेक्ट बाद में मेल्ट होता। और अगर मैं इसे प्लास्टिक कर दूंगा तो अंदर जो डीप होने की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे ही अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेटिंग्स कर सकते हैं। देन कस्टम के अंदर जो भी हाइट या डेप्थ इसके अंदर देना चाहे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो हम दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें एक्सेस आता है, एक्स और वाई और जेड। तो एक तरह से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिना मेहनत के मुझे कुछ ऐसा डेकोरेशन के लिए या सीट टाइप का एक ऑब्जेक्ट इसमें बन चुका है। तो मेल्ट हमारा हो चुका है। नेक्स्ट जो मॉडिफायर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो प्लेन के अंदर आपको ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ टॉप व्यू पर प्लेन। ये प्लेन मैंने क्रिएट कर लिया। इसके अंदर सेगमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट मॉडिफायर को सर्च करेंगे जिसका नाम है आर से रिपल। तो रिपल में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये इफेक्ट करता है। इसमें एप्लीट्यूड अमाउंट है जिसको मैं इंक्रीज करूंगा और एप्लीट्यूड अमाउंट इंक्रीज करने के बाद आपको हल्की सी वेव दिखाई देगी इसके अंदर, और यहाँ पर एप्लीट्यूड अमाउंट 2 है। बट फिलहाल फर्स्ट अमाउंट को ही हम देख लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिपल हमारा क्रिएट हो रहा है लेकिन एक एरिया से ये रिपल फ्लैट है। तो इस टाइप का अगर हमें इफेक्ट क्रिएट करना हो तो हम एक ही एप्लीट्यूड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर रिपल क्रिएट करना हो तो दोनों की अमाउंट हम सेम क्रिएट कर देंगे। तो कुछ इस टाइप का रिपल क्रिएट हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लेंथ। जैसे कि आपको कम प्लेन के अंदर ज्यादा रिपल्स चाहिए या बड़े प्लेन के अंदर छोटे रिपल्स चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंथ को मैनेज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको रिपल जितना सॉफ्ट करना है या जितनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हार्ड करना है वो आप कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इस टाइप के डिजाइन तो मेरे ख्याल से मैं सीलिंग पे भी लगा सकता हूँ। डेकोरेटेड आइटम कोई लग रहा है ये। अब इसके बाद नीचे इसमें आती है फेस अमाउंट, और फेस अमाउंट यूज करी जाती है एनिमेशन के लिए। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं सिंपल क्लिक करके रखूंगा इस ऑब्जेक्ट पे और आप देखना कि कैसे इफेक्ट कर रहा है। सिर्फ नीचे का एरो मैं दबा के रखूंगा और इसमें वेवी एक एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डेसी। अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो आप देखोगे कि अमाउंट को इंक्रीज करने पर हमारा जो रिपल है वो सेंटर से हाइट में ज्यादा आ रहा है और जो बाहर की साइड है इसकी रेंज वो धीरे धीरे डिम हो रही है, जैसे कि मोस्टली रिपल के अंदर होती है। जो रिपल की रेंज है वो सेंटर में हाई होती है और जैसे जैसे वो रेंज दूर जाते जाएगी उसकी हाइट कम होती जाएगी। तो ये डेंसिटी यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन भी इसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं। इसी की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, देन ओके कर देता हूँ और इसका जो मॉडिफायर है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये अब नॉर्मल हो चुका है। इस मॉडिफायर के अंदर मैं अप्लाई करने वाला हूँ वेव। तो वेव भी आपका रिपल से रिलेटेड यानी कि एक वाटर एलिमेंट के एनिमेशन से रिलेटेड ही है। अब इसके अंदर हम अमाउंट दे देंगे सेम पहले वाले ऑब्जेक्ट की यानी कि 10/10। इसमें भी अगर आप एक अमाउंट रखोगे तो आप देखोगे कि सेंटर से ये रिपल वर्क कर रहा है और साइड से इसकी जो हाइट है वो दब चुकी है। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपरली पूरा का पूरा जो इसका बेस है वो एक ही हाइट के अंदर रहे तो मैं यहाँ पे एप्लीट्यूड 1 और 2 दोनों को बराबर कर दूंगा। और अगर मैं इसकी लेंथ को मैनेज करना चाहता हूँ यानी कि साइज को मैनेज करना चाहता हूँ तो उसके लिए वेव लेंथ यहाँ पर दी गई है। देन इसमें भी आपको सेम प्रॉपर्टीज दिखाई देगी फेस की जो कि पिछले रिपल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर थी। तो ये थे हमारे 5 मॉडिफायर्स। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट मॉडिफायर हमारा था ट्विस्ट, सेकंड मॉडिफायर था बैंड, थर्ड मॉडिफायर था मेल्ट, फोर्थ था इसके अंदर रिपल और फिफ्थ था वेव। तो ये 5 मॉडिफायर आज के लिए इस क्लास में सिर्फ इतने ही। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।